राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो कहते हैं कि जब तक सियासतदान लड़ते रहेंगे उस वक्त तक हाइब्रिड निज़ाम ही चलेगा। तो आप क्या समझते हैं कि इस मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम ही चलेगा? देखिए, मैं ना फिर थोड़ा सा पीछे की पलट के देखना पड़ता है जी। 3 मिलिट्री इंटरवेंशंस हुई हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़ी, जब मार्शल लॉज लगे। मैं ना कन्विक्शन के साथ ये बात आपके प्रोग्राम में दोहरा रहा हूँ कि उसमें मैं उनको कम क्रेडिट देता हूँ, उन जर्नलों को जिन्होंने ये एडवेंचरिज्म किया, मगर कसूर किसका था? सियासतदान। ये हमेशा तब हुआ जब सियासतदान हाथ खड़े कर देते हैं और उनके बस की बात नहीं रहती है। तो मैं तो अगर गिरबान पकड़ना चाहूँगा तो सियासतदानों को पकड़ूंगा कि भाई आप इस नहज पर सूरत हाल को क्यों ले आते हैं कि आप अपने आप को तो ठीक कर लें, पहले आप खुद तो मॉडल बन जाएं। पहले जब ये हाल होगा तो वाई डू यू ब्लेम देम? अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा। अगर ये नहीं झांकेंगे तो ये सूरत हाल रिपीट होती रहेगी। मैं अब भी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, अगर लड़ाई और फसाद जिस तरह जारी है, जिस तरह स्प्लिट है पॉलिटिकल अरीना में, उसका नतीजा कहीं ये ना निकले, खुदा ना खास्ता ये ना निकले कि हम फिर मेरे अजीज़ हमवतनों सुन रहे हो पूछे क्यों। आप ये देखिए, आप हर वो इकदाम पर इतराज़ कर रहे हैं एज द लीडिंग पार्टी ऑफ दिस कंट्री। कोई दो राय नहीं है इसके बारे में कि इस वक्त पीटीआई और खान साहब जो हैं उनकी पार्टी के पास वोट बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल सर। लेकिन आप मुझे ये बता दें कि कौन सी बिद्दत ऐसी है जो इस वक्त हो रही है और आपने नहीं की थी? आप कह रहे हैं सियासतदानों को सांस नहीं लेने देते, आपने लेने दिया था। आपने तो जलसों में कहा किसी को नहीं छोड़ूंगा, जेलें भर दूंगा। आपने तो बशीर मेमन को बुला के कहा, एफआईए के डीजी को, कि केसेस बनाओ झूठे सच्चे, आई वांट टू सी देम ऑल। सर मुझे खुद उन्होंने कहा, मुझे खुद बशीर मेमन साहब ने वाक़या सुनाया कि प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें बुलाया, उनसे कहा कि जरदारी और शरीफों को अंदर कर दो। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि जी ये एफआईए का काम नहीं है। उन्होंने कहा मैं तुमसे कह रहा हूँ ये कर दो। जब ये सूरत हाल होगी तो आप मुझे बताइए कि कैसे फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। मैं तो ये बात मानते नहीं। लोग कहते हैं ना जी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। नहीं, ये उलट है। पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। उसका कोई इम्कान अगर आपको नज़र आ रहा है तो मुझे एनलाइटन करें इस पर। बिल्कुल सही। अच्छा सर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हम बात करें तो उसमें अपोजिशन के रोल को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मौजूदा अपोजिशन के रोल को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है वो कामयाब अलायंस साबित होगा? देखिए, अलायंसेस माजी में भी बनती रही हैं। हमने बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स देखी हैं। हमने एमआरडी देखी, हमने एआरडी देखी, हमने पीएनए देखी, हमने आईजेआई देखी। याद है ना आपको सब? ये बड़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स थी और अपोजिशन की मूवमेंट्स। अपोजिशन में आपस में ट्रस्ट डेफिसिट है। आप देखिए ना कितनी कुर्बत थी मौलाना फजल रहमान की और पीटीआई के दरमियान। नमाजें पढ़ रहे हैं सुबह से शाम तक, 5-5 उनके घर पे बैठ के। आपने मंजर देखा ना? फिर हुआ क्या? मौलाना साहब ने जाके वोट दे दिया। वो 26वीं आईवीं तरमीम, ये फैक्ट है ना। अभी क्या हो रहा है? इस कॉन्फ्रेंस में बुलाया था ना उन्होंने मौलाना साहब, क्यों नहीं आए वो? तो आपस में जो ट्रस्ट डेफिसिट है और हकायक हमारे सामने हैं। पीटीआई किन नामों से याद करती रही मौलाना फजल रहमान को फॉर ए लॉन्ग टाइम, 1 दिन 2 दिन नहीं। दूसरी तरफ से मौलाना साहब की तरफ से क्या कहा जाता है खान साहब के बारे में, भी आपको याद है, यहूदी एजेंट है, ये है, ये। जब आपस में ट्रस्ट डेफिसिट इतना होगा तो यूनिटी नहीं आएगी। यूनाइटेड अपोजिशन नहीं होगी, स्प्लिट रहेगी अगर, तो उसका हुकूमत को फ़ायदा होता है। ये फ़ायदा जानबूझ के पहुँचा रहे हैं। लेकिन सर यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि नो डाउट, जैसे आपने कहा था कि इस वक्त अगर इमरान खान साहब की हम बात करें या पीटीआई की बात करें तो वो मकबूल तरीन सियासी जमात है इस वक्त ऑन ग्राउंड। लेकिन क्या मुल्क में जो ये सियासत में तलखी है, इसकी ज़िम्मेदार भी आप ये नहीं समझते कि वही जमात है? मैं आपको अर्ज़ करूँ 2 चीज़ें। उसकी बुनियादी वजह यह है, आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। एक तो ये कि उस पार्टी का अपना हाल देखें, ज़रा एनालाइज़ करें आप। उसमें आपको शेर अफजल मरवत मिलेगा, उसमें आपको फवाद चौधरी मिलेगा, उसमें आपको अलीमीन गंडापुर मिलेगा, उसमें आपको आतिफ खान मिलेगा। यानी उसमें वकला के ग्रुप की भाई मैं बात नहीं कर रहा, वो भी 4 ग्रुप हैं खैर से। जब पार्टी के अंदर एक ऐसा लीडर जो जेल में है, बाहर तो पार्टी में यूनिटी होनी चाहिए थी। एक तो ये उनकी अपनी पार्टी में यूनिटी नहीं है तो उनको ये ख्वाब देखने का ही हक नहीं है कि बाकी की सियासी जमातें आके उनके साथ मिल जाए। एक बात, अपोजिशन इफेक्टिव तभी होगी जब वो एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। मुझे इसकी ना कोई उम्मीद नज़र आती है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सारे सियासी लीडर जो इस वक्त साथ बैठ के कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो यूनिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है एकजहती वाली, उसमें एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। 4-5 मॉडल में जल्दी बयान कर देता हूँ आपको। आपको याद है जब हुकूमत बनी थी पीटीआई की तो एमक्यूएम और अख्तर मेंगल साथ थे, कहाँ गए वो?
1 साल से पहले छोड़ गए। उसके बाद आपने अचक से कहा कि जनाब एक अपोजिशन की अलायंस बनाए आप। उसने बाहर निकल के पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं फिर PPP और PMLN से बात करूंगा, विच वॉज ए वेरी लॉजिकल थिंग। पीछे से अडियाला से लगाना खींच ली गई। उसके बाद मौलाना फजल रहमान मॉडल। तो जब ट्रस्ट डेफिसिट इतना है, आपका एतबार कोई नहीं है कि आप किस वक्त कौन से पलटा खाएंगे। देखें ना, मुज़ाकरात शुरू हुए थे, एक दफ़ा कहा बानी से मुलाकात करा दें, बानी से मुलाकात कराएंगे, वापस आया कहा जी मुलाकात ख़त्म। ये है ना रियलिटीज़। जब इस किस्म का ट्रस्ट डेफिसिट होगा, जब आपकी क्रेडिबिलिटी पर इतने सवालिया निशान होंगे, तो फिर एक यूनाइटेड अपोजिशन का तसव्वुर करके हुकूमत को बैकफुट पर डालने का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। अच्छा सर, अपनी सियासी बसीरत जो है उससे ये बताएं कि आप PTI का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि कुछ तो ख़िज़ा है बाइसे बर्बादी ये चमन, कुछ बागबान का हाथ भी इसमें ज़रूर है। कुछ तो PTI आज जिस नहज पे पहुंची हुई है उसकी अपनी लीडरशिप का कमाल कह लीजिए, या जो भी। किसी ने कहा ये रूहानियत पे चलती है, किसी ने कहा ये पर्ची पे चलती है। जो वाली रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट था या मदीना की रियासत बनाने का कॉन्सेप्ट था, उसकी जितनी नफ़ी PTI के अपने दौर में हुई है, पंजाब इज़ ए मॉडल आपके सामने है और किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप क्लैरिटी के साथ, एक मिशन के साथ अपने अंदर पहले बेहतरी पैदा नहीं करेंगे, मुल्क का तो आप छोड़ दें, सूबा देख लेना, 12 साल से हैं अब वहाँ, क्या दूध किनारे बह रही हैं वहाँ। आपने देखा कुरम का मामला क्या है? क्या मुझे और आपको ये पता नहीं कि 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी। तो जब आप सिर्फ जुलूस निकालेंगे, धरने देंगे, चढ़ाई करेंगे इस्लामाबाद के ऊपर, तो वो बाकी काम तो नहीं होंगे। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, आई हैव टू से दिस। अच्छा बुखारी साहब, फरमाइएगा कि अमेरिका और यूक्रेन के जो मामलात हैं, अभी हाल ही में जो वहाँ भी एपिसोड हुआ, दोनों जो हुक्मरान हैं, दोनों जो सदर हैं, उस सारे मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ट्रंप के आने के बाद आलमी सतह पे भी सियासत का वही हाल होगा जो पाकिस्तान में है? पहली बात तो यह है कि ट्रंप का वहाँ आना अमेरिका के लिए कोई नेक फॉल नहीं है, ये मैं आपको कन्विक्शन के साथ बता रहा हूँ। इसलिए कि जिन्होंने अमेरिका की सियासत को, अमेरिका के रोल को एज ए सुपर पावर क्लोजली मॉनिटर किया है, वो ये समझते हैं कि वो उन मामलात को चलाना एज ए सुपर पावर और मेंटेन रखना किसी जोकर का काम नहीं है। अभी आपने देखा कल क्या हुआ ओवल में, दो सदूर के बीच जो कुछ हुआ, उसकी कोई मिसाल मिलती है आपको? पाकिस्तान को छोड़ दें, पूरी दुनिया की हिस्ट्री में। मतलब पंजाबी ज़बान में कहते हैं ना, हथे पैन वाली गल बाकी रह गई थी ना। इट नेवर हैपन सो। मगर मैं क्रेडिट देता हूँ उस यूक्रेन के सदर को, जिसने जानते बूझते हुए कि ये सुपर पावर है, जिसने जानते बूझते हुए कि हमारी सर्वाइवल में इसका रोल है, उसने तो इसको कहते हैं लीडरशिप। थल्ले नहीं लगा, फुल क्रेडिट टू वो थल्ले नहीं लगा। ना ना एब्सोल्युटली। उन्होंने कहा जी फिर आप जाएं, उसने कहा मैं जा रहा हूँ, उसने कहा नहीं आएंगे, उसने कहा मैं आना भी नहीं चाहता। दैट इज़ हाउ, अगर आपने अपनी नेशन की रिप्रेजेंटेशन करनी है तो नुमाइंदगी इसको कहते हैं। नुमाइंदगी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज करने से नहीं होती, एक बात। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के लिए मुश्किलात बेपनाह हैं। अमेरिका गज़ा में, लोग समझते हैं ना कि गज़ा के साथ ज्यादती हो गई, तबाह हो गया गज़ा, नहीं, ऐसा नहीं है। गज़ा इज़ नॉट रिजॉल्व्ड येट। आपने देखा है जिस दिन पहले दिन सीज़ फायर हुई है, किस तरह निकले हैं हम लोग। कोई कह सकता है हमास ख़त्म हो गई है? जो कैदी उन्होंने वापस किए, आपने देखा है कैसे आए हैं वो गन्ने कंधों के ऊपर लेके। वो कहते हैं ना कि एक मिलिटेंट यानी रेवोल्यूशनरी सोच को, एक कौम को आप ख्वाहिशात से ख़त्म नहीं कर सकते। गज़ा में वो फंसा हुआ है, यूक्रेन में वो फंसा हुआ है। वो जिस तरीके से हैंडल करना चाह रहे हैं ट्रंप साहब, वो तरीक़ाकार नहीं है। आपने एक कौम को जंग में घुसेड़े रखा सिर्फ रशिया को ब्लीड कराने के लिए, और आप उससे कह रहे हैं कि 500 अरब डॉलर दें मुझे उसके। आप यही तो कहा है ना उसने, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे लगता ये है, एक प्रेसिडेंट पहले इम्पीच हो चुका है अमेरिका का, अगर आपको याद हो, रिचर्ड निक्सन, जो वो फ़ोन टेप किए थे उसने। और मुझे लगता है कि इसकी भी, इसके टेन्योर के बीच में इम्पीचमेंट हो जाए। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब।